आखिर अधिवक्ता के संघर्ष की कहानी क्या है? अधिवक्ता अधिवक्ता बनने के लिए क्या करता है? हमारे साथ आज लखनऊ के चर्चित और युवा अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव। वकीलों की फीस बड़ी हाईटेक है, अब यूँ कहें कि बड़े बड़े वकीलों की अब आदमी उन्हीं को हायर भी करना चाहता है जिनका नाम है और जिनकी फीस ज़्यादा है, क्योंकि वो काबिल वकील हो चुके होते हैं। तो ऐसे में आखिर क्या लगता है कि गरीबों की पहुंच से जो न्याय है, जब देश में जब भी अधिवक्ताओं के पास कोई भी गया मदद मांगने के लिए, फिर वो कोई भी हो, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो या देश हो स्वयं, जब देश एक संकट से गुजर रहा था तब सारी रियासतों को जोड़ने का काम सरदार पटेल ने। साइबर क्राइम के कई केसेस हो रहे हैं। साइबर क्राइम में क्या हो रहा है कि बाहर से लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं कि 5%, 2%, 3% आपको देंगे, अकाउंट में अपने हमारा पेमेंट ले लीजिए, और लोग पेमेंट लॉयर हो गए। लेकिन आप एडवोकेट तब बनेंगे जब बार काउंसिल का पेपर देंगे, ऑल इंडिया बार का, उस स्टेट बार में रजिस्टर होंगे और आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। कोर्ट रूम में होते हैं और एक मुकदमे को 14 साल, 15 साल, 20 साल बीत गया होता है और वो सामने वाला व्यक्ति काफ़ी उम्र दराज हो जाता है आने में। ऐसी सूरत में क्या लगता है आपको कि कानून और जो आम पब्लिक है उसके बीच न्याय काफ़ी दूर है, और ऐसे इसे कैसे दिक्कत उस व्यक्ति की भी है जो मुकदमा लड़ रहा है, यानी कि एडवोकेट की ना। तो भारतीय जो न्याय व्यवस्था है उसमें आप कौन सा सुधार करना चाहेंगे? देखिए, सबको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ संशोधन किसी चीज़ को लेकर इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस करती है क्रिमिनल केसेस में, वो इन्वेस्टिगेशन के लिए स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंट करने हैं, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं हम लोगों के यहाँ पे, हम लोग उनको सब इंस्पेक्टर कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन करिए। अब 1200 अकाउंट इन्वेस्टिगेट करने के लिए जिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ये काम दिया गया है। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं जनरल लाइव न्यूज का द पॉडकास्ट एपिसोड। आज फिर एक खास मेहमान के साथ हम आप सभी के बीच में रूबरू हुए हैं। आज हमारे खास मेहमान उस क्षेत्र और उस जगत से आते हैं जिसकी जरूरत शायद हम सभी को पड़ती है, यानी कि वकालत की दुनिया, और उसमें काम करने वाला वो अधिवक्ता जो उसकी लड़ाई लड़ता है, यानी उस अपराधी की लड़ाई लड़ता है जिसे समाज, प्रशासन सभी ठुकरा देते हैं और नकार सा देते हैं। ये जानते हुए भी अधिवक्ता उनकी लड़ाई लड़ता है कि इन पर कई गंभीर आरोप है। आखिर अधिवक्ता के संघर्ष की कहानी क्या है? अधिवक्ता बनने के लिए क्या करता है? हमारे साथ आज लखनऊ के चर्चित और युवा अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, जो पेशे से अधिवक्ता है और कहीं ना कहीं समाज सेवी के रूप में भी लखनऊ में पहचाने जाते हैं। विशाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार। पहले तो हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, मैं विशाल श्रीवास्तव मेरा नाम है और मैं सन 2019 से लगातार वकालत कर रहा हूँ, और समाज सेवा के क्षेत्र में विक्रम भाई पहले से जानते हैं, सन 2012 से हम लोग एक्टिव हैं बहुत समाज सेवा के क्षेत्र में, विभिन्न संगठनों और एनजीओ और तमाम पार्टियों के माध्यम से। पार्टियों का मतलब ये नहीं है कि विभिन्न पार्टियां, राजनीतिक दल नहीं, पार्टियों का मतलब है कि अन्य संगठनों के माध्यम से मैंने समाज सेवा के क्षेत्र में काम किया है। और फिलहाल हम लोग एक राजनीतिक पार्टी में भी हैं, जिला उपाध्यक्ष का पद भी मुझे अभी जल्दी ही दिया है समाजवादी पार्टी ने। विक्रम भाई जानते हैं, न्यूज़ भी कवर की उन्होंने। खैर, आप मेरे बारे में जो मुझसे संक्षिप्त विवरण जानना चाह रहे हैं वो ये है कि मैं आज की डेट में लखनऊ में वकालत कर रहा हूँ। बाराबंकी नगर पालिका के पैनल में एडवोकेट था और लखनऊ में सिविल, रेवेन्यू और साइबर क्राइम के केसेस देख रहा हूँ फिलहाल। अच्छा, कहा जाता है आमतौर पर वकालत के शुरुआती दिनों में कमाई जो है बहुत कम होती है, आपका अनुभव क्या रहा? नहीं, आप जो बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप अनुभवी पत्रकार हैं और आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही बात है कि नए वकीलों के लिए एक ये चैलेंज तो है ही है कि नए वकीलों के लिए जो फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट्स हैं उनके सामने एक समस्या ये आती है कि वो काम सीखें या पैसा कमाएं। बिल्कुल, क्योंकि काम सीखते सीखते पैसा कमाना और पैसा कमाते कमाते काम सीखना ये संभव नहीं है। तो कुल मिला के बात ये होती है कि लॉ स्कूल जितने भी हैं, लॉ कॉलेजेस हैं या डिग्री कॉलेजेस हैं, जहाँ से हम लोग वकालत की पढ़ाई पढ़ते हैं, वहाँ पर हम लोगों को किताबें तो पढ़ा दी जाती हैं और बहुत अच्छी नॉलेज हमको दी जाती है, लेकिन साथ में एक समस्या का सामना हम लोगों को करना पड़ता है
कि जब हम फील्ड में जाते हैं तो हमको ये नहीं मालूम है कि क्लाइंट जो हमारा है उसको हमसे चाहिए क्या। बिल्कुल। अमूमन क्लाइंट्स को हम लोगों से रिक्वायरमेंट अलग अलग होती हैं, ये बात समझने में हमको थोड़ा समय लगता है। लेकिन अगर आपको ईश्वर की कृपा होती है आपके ऊपर, और ईश्वर की कृपा से आपको अगर अच्छे गुरु मिल जाते हैं, हर क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में आपको अच्छे गुरु मिले आज, इसलिए आप यहाँ पे हैं। बिल्कुल। मुझे मेरे क्षेत्र में अच्छे गुरु मिले, इस वजह से मैं यहाँ पे हूँ। माता पिता के आशीर्वाद और अच्छे गुरु के आशीर्वाद और सहयोग से, तालमेल से अगर आप काम करते हैं और गुरु जो बताता है उस दिशा में काम करते हैं, तो कम समय में भी आपको सफलता हाथ लग जाती है। अच्छा विशाल, जब एजुकेशन खत्म हुई, या यूँ कहें कि जब आप ग्रेजुएट हो गए, तो कैसे मन में आया कि वकालत ही करनी है? देखिए, क्या कोई खास वजह रही? जी, खास वजह ये रही कि बहुत कम उम्र से, आप तो सब देख ही रहे हैं मुझे, बहुत कम उम्र से मैं वकालत तो नहीं, मैं समाज सेवा के क्षेत्र में था, और लोगों के सामने क्या समस्याएं आ रही हैं, उनकी क्या पीड़ाएं हैं, मैं उसको देखता था और उस पर आवाज़ उठाने का काम करता था। मुझे ये लगता था कि अगर समाज में कहीं कोई दिक्कत है, कोई विसंगति है, तो उस पर हम क्या कर सकते हैं। उसको करने के लिए पहले मुझे लगता था कि राजनीति ही एकमात्र साधन है कि आप राजनीति करिए, सांसद, विधायक, पार्षद, कुछ भी बनिए, और फिर आप जनता की मदद करिए। धीरे धीरे ये परसेप्शन मेरा, जब मैं बड़ा हुआ, मैंने समाज में देखा, तो चेंज हुआ कि वकालत एकमात्र ऐसा साधन है जिसके माध्यम से आप जो है देश में, प्रदेश में और अपने क्षेत्र में वो चीज़ें कर सकते हैं जो आप कोई और पद पे बैठ के नहीं कर पाएंगे। इस वजह से मैंने इसका मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि मैंने खुद से चुना इस प्रोफेशन को, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, चीज़ें ऐसी होती हैं कि लगता है कि आप चुन रहे हैं, लेकिन परमात्मा आपको उस जगह पर भेज देता है। तो मेरे साथ कुछ ऐसे ही हुआ। मैं पढ़ाई कुछ कर रहा था, फिर मैं सीए करते करते मैंने एलएलबी किया, और एलएलबी करने के बाद फिर मैं वकालत में आ गया। अच्छा विशाल, जब वकालत में आप आ गए, तो जैसे आपने कहा कि आपको भी एक गुरु की ज़रूरत पड़ी, सभी को पड़ती है, यानी यूँ कहें जिनके अंडर में हम वकालत के दांव पेच को सीखते हैं धरातल पर। जब इसे सीख रहे थे, तो जब आर्थिक चुनौती आपके साथ आती थी, आर्थिक संकट तमाम बार आया होगा कि कभी किराया नहीं, कभी कोई दिक्कत, तो इसको विशाल कैसे आप मैनेज करते थे? देखिए, जीवन में, सबके जीवन में हर क्षेत्र में अलग अलग गुरु होते हैं, और घर से तो एक चीज़ ये होती है कि घर में सबसे बड़ा गुरु आपकी माँ होती हैं, वो सिखाती हैं। उसके बाद में जब हम वकालत के क्षेत्र में आए तो श्री उमाशंकर श्रीवास्तव जी मेरे गुरु थे, और हैं भी, आज भी हैं, और जीवन के आखिरी क्षण तक उन्हीं को मैं गुरु मानता रहूँगा और मानूंगा भी। साथ में, उनके साथ में ही जब मैं वकालत कर रहा था, उनके यहाँ मैंने सीखा लखनऊ कोर्ट में। फिर एक राजनीतिक क्षेत्र में बड़े चर्चित और बड़े राजनेता हैं श्री रंजीत बहादुर श्रीवास्तव जी, बाराबंकी के चेयरमैन रहे नगर पालिका के। उन्होंने मुझे बाराबंकी बुलाया और नगर पालिका में बतौर नगर पालिका का वकील अपॉइंट किया। मेरी 1 साल की वकालत पे उन्होंने मुझे अपॉइंट किया, और बड़ी, मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। उनका जो मेरे लिए, उन्होंने जो मुझे दिया है, वो एक बाप अपने बेटे को देता है, एक पिता अपने पुत्र को देता है, वो चीज़ उन्होंने मुझे अपने जीवन में दी है, और इस चीज़ के लिए मैं जितना उनके लिए कृतज्ञ रहूँ उतना कम है। खैर, उन्होंने मुझे आर्थिक रूप से कैसे संपन्न होना है, सिर्फ वकालत के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ना है, नहीं, जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, उन्होंने मुझे सिखाया, समझाया, और घर से गाइडेंस मिलता रहा, माता पिताजी समझाते रहे, बताते रहे, तो धीरे धीरे करते हुए चीज़ें आगे बढ़ती चली गई, और आज आपके सामने। विशाल, आज कितने वर्ष हो गए आपको वकालत करते हुए? देखिए, लिखा पढ़ी की बात अगर की जाए तो हम लोग डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, डॉक्यूमेंट के हिसाब से तो 5 साल कुछ महीने हो गए, और विदाउट डॉक्यूमेंट की बात की जाए, इन द सेंस कि अगर मैं कब से कोर्ट जा रहा हूँ, कब से प्रैक्टिस में हूँ, तो मैं जब सन 2016 में मेरा एनरोलमेंट एलएलबी में हुआ, उसके बाद से ही मैं कोर्ट जाना आना शुरू कर चुका था। मतलब वकीलों के बीच में बैठना, कैसे एप्लीकेशन लिखी जाती है, कैसे मुकदमे ड्राफ्ट होते हैं, कैसे किन चीज़ों में लिखा जाता है, कहाँ जाया जाता है, कोर्ट में कैसे चीज़ें होती हैं, कोर्ट कहाँ है, ऑफिस कहाँ है, फिर उन कोर्ट्स में प्रोसीडिंग का क्या सिस्टम है, पहले क्या होता है, बाद में क्या होता है, ये चीज़ें मुझे सन 2016 के बाद से, जब मैं लगातार कोर्ट जा रहा था, तो मेरे सीनियर्स और मेरे जो अन्य परिचित लोग थे, मेरे साथ के लोग थे, मेरे कुछ सीनियर, मेरे स्कूल कॉलेज के सीनियर्स थे, उन्होंने मुझे सिखाया, समझाया, तो ये मैं उसी समय से जाना। अच्छा विशाल, कभी ऐसा हुआ कि जब क्लाइंट आया, क्लाइंट आर्थिक रूप से बड़ा कमजोर, या यूँ कहें एक निम्न गरीब वर्ग का व्यक्ति था जी, तो फीस को लेकर बड़ा इशू होता है। बिल्कुल। और आजकल वकीलों की फीस बड़ी हाईटेक है, अब यूँ कहें कि बड़े बड़े वकीलों की, अब आदमी उन्हीं को हायर भी करना चाहता है जिनका नाम है,
और जिनकी फीस ज्यादा है, जी जी क्योंकि वो काबिल वकील हो चुके होते हैं। तो ऐसे में आखिर क्या लगता है कि गरीबों की पहुंच से जो न्याय है वो क्या काफी दूर है? जब देश में जब भी अधिवक्ताओं के पास कोई भी गया मदद मांगने के लिए, फिर वो कोई भी हो, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो या देश हो स्वयं, जब देश एक संकट से गुजर रहा था तब सारी रियासतों को जोड़ने का काम सरदार पटेल ने किया, वो भी वकील थे। तो ये बड़े बड़े काम अधिवक्ताओं ने किए। मैं डंके की चोट पे ये बात कहता हूँ कि कोई बड़े से बड़ा अधिवक्ता उसके पास जब गरीब अपनी मदद मांगने जाता है तो उसको ये कह के नहीं भगा देता कि तुम्हारे पास फीस देने का पैसा नहीं, इसलिए तुम्हारे वकालत नहीं किया जाएगा या तुम्हारा मुकदमा नहीं लड़ा जाएगा। फिर भी कुछ ऐसे अधिवक्ता हैं जो समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और जुडिशरी ने एक ऐसा सिस्टम बना रखा है कि फ्री लीगल एड आर्टिकल में जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ को दिया गया है कि किस तरीके से गरीबों को न्याय मिल सके, और न्याय कभी भी गरीबों से दूर नहीं है। देखिए दिक्कत कहाँ पे आती है, दिक्कत ये आती है जब आदमी सही जगह पे नहीं पहुँचता है, बहरूपियों के पास घूमता है तो दिक्कत आती है, अदरवाइज कहीं कोई दिक्कत नहीं। बहरूपियों के लिए आजकल आपकी काउंसिल अलग अलग, बार काउंसिल अलग अलग तरफ के अभियान चला रही है। हाँ बिल्कुल, काला कोट और व्हाइट पैंट पे भी प्रतिबंध कर दिया गया है। बिल्कुल। आप ब्लैक कोट ब्लैक पैंट पहन के आप कोर्ट परिसर में नहीं घूम सकते हैं, इररिलेवेंट हो जाएगा अगर आप एडवोकेट नहीं है तो। अच्छा, क्या कभी किसी केस में आपने बिना फीस लिए पैरवी इसलिए की है कि उसे न्याय मिल सके? कोई ऐसा केस जो यादगार रहा हो, लाइफ में लगा हो? है, कई केसेस रहे। एक मुकदमा रेप का था, उसमें 12 गोरखपुर का मुकदमा था। गोरखपुर की मतलब पार्टी थी, लखनऊ में मुकदमा दर्ज हो रहा था और बीबीडी थाने का मामला था। उसमें हालांकि वो मामला कुछ अजीब सा था और चाची और भतीजे का मामला था। चाची और भतीजे का मामला था, क्या नाम डिस्क्लोज करना ठीक नहीं है, और चाची उसके ऊपर गलत मुकदमा लिखा रही थी। खैर वो सब चीज़ें हम लोगों ने बातचीत करी, लड़के के ऊपर मुकदमा हो गया था। फिर उसमें चाची ने स्टेटमेंट कोर्ट में आके दिया, मुकदमा क्लोज हो गया, लड़का नौकरी कर रहा अपना और वो ठीक है। तो यादगार पल रहा आपके लिए? यादगार पल तो मान लीजिए कई मुकदमे ऐसे रहे जिसमें फर्जी लोग फंस गए। आजकल साइबर क्राइम के कई केसेस हो रहे हैं। साइबर क्राइम में क्या हो रहा है कि बाहर से लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं कि 5%, 2%, 3% आपको देंगे अकाउंट खुलवाना, अकाउंट में अपने हमारा पेमेंट ले लीजिए, और लोग पेमेंट ले ले रहे हैं। पेमेंट ले लेने के बाद में हो क्या रहा है कि एक्चुअल पेमेंट आ रही है 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख, इस तरीके से पेमेंट आ रही है। पेमेंट आने के बाद में दिक्कत क्या होती है कि आप तो पूरे के लायबल बन जाते हैं। वो आदमी जो आपसे पेमेंट लेने के लिए कहता है वो आपको 5% दे के निकल जाता है कैश लेके आपसे। आप उसको जानते नहीं, आपके पास उसका सिर्फ मोबाइल नंबर होता है, और उस तरीके से लोग फंस जाते हैं। एक मेरे पास क्लाइंट आए थे, उनके अकाउंट से उनका एटीएम क्लोन हो गया था। उनके अकाउंट से 2 बार पैसे उन्नाव में और 2 बार पैसे कानपुर में निकाले गए। वो यहाँ पर एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में नौकरी करते हैं। मेरे पास संपर्क में आए कि भाई इस तरीके का केस हो गया। उनके ऊपर 2 मुकदमे हो गए, एक उन्नाव में ये जो गंगा घाट वाला थाना है वहाँ पे, और एक कानपुर में चकेरी थाने में। इन दोनों जगह पर एफआईआर हो गई, प्रोसीडिंग चालू थी। फिर मैं कोर्ट गया, मैंने उनकी बेल कराई, बेल करा के फिर ट्रायल फेस किया। हालांकि अब उसमें बात यह है कि एविडेंस ऐसा है कि भाई ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट में हुआ है। अभी वो ट्रायल चल रहा है, जजमेंट आएगा, जब जजमेंट आएगा तब देखा जाएगा। हम लोगों ने अपनी बात रखी है, अब माननीय न्यायालय जो निर्णय देना चाहेंगे देंगे। अच्छा, जैसे युवा वकील हैं, आप भी एक युवा वकील हैं, जी। तो उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए आपकी क्या सलाह है, जो आर्थिक रूप से उनको कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनाए? जैसा कि आपने बताया कि आर्थिक रूप से निपटने के लिए उस समय दौरान आपको काफ़ी मदद और सलाह मिली। देखिए ऐसा है, जब भी कोई भी नया वकील हो, चाहे अधिवक्ता कहें, वकील कहें, पत्रकार कहें, किसी भी प्रोफेशन में, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएं, आप डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, जहाँ पर भी आप पब्लिक में काम करते हैं और आप प्रोफेशन में हैं, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको धैर्य बनाकर काम करना है। धैर्य बनाने के साथ में जो आपके क्षेत्र के सुपर हीरोज़ हैं, आपको अपने गुरुओं से सीखना है और उनकी कही हुई बात को अक्षरशः मानना है। यदि आप उनकी कही हुई बात को अक्षरशः मानेंगे तो मैं ये मानता हूँ, मेरा मानना है कि चीज़ें अच्छी हो जाती हैं और आपको कम समय में सफलता मिलती है। और पैसा बाई प्रोडक्ट है, मेरे हिसाब से पैसा बाई प्रोडक्ट है। जब आप काम करने के लिए पीछे नहीं हटते हैं, आप अगर 10 मुकदमे लड़ रहे हैं, आपके पास 10 मुकदमे हैं, आप 10 मुकदमे लड़ रहे हैं, हो सकता है 5 मुकदमे में लोग फीस ना दें, लेकिन 5 में तो फीस देंगे।
और अगर आप लड़ना नहीं चाहते हैं, आप केवल इसलिए 5 मुकदमे मना कर दे रहे हैं कि मुझे फीस नहीं मिलेगी, वो गरीब है, परेशान है, या वो पैसा देने की पेइंग कैपेसिटी उन लोगों की नहीं है, तो उस जगह पर फिर आप वो 5 मुकदमे भी छोड़ दे रहे हैं जो आपको उन मुकदमों की वजह से मिलते हैं। मिल रहा है। तो ये एक बड़ी बात है। अच्छा, पैसे वाली वकालत और सेवा वाली वकालत, आप खुद को किस तरफ मानते हैं विशाल? देखिए, बात वकालत में पैसे की है ही नहीं। मुझे लगता है आज तो वो एक बिजनेस की तरह से लोग नहीं, देखते हैं। बिजनेस कभी नहीं था और कभी होगा भी नहीं। हम्म, वकालत एक प्रोफेशन ऐसा है हम्म, जो उसमें जो बेसिक है उसका, जिसकी स्पिरिट कहा जाए, हम्म, स्पिरिट ही सेवा है। हाँ, बस ये होता है कि जैसे मान लीजिए हमको भी हमारा घर है, हमारे परिवार के लोग हैं, हमारी शादी नहीं हुई, लेकिन जो और एडवोकेट्स हैं उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे हैं, उनकी फैमिली है, सब चीज़ें हैं, सबको सब कुछ देखना है, और सबके पास एक ही चीज़ है, प्रोफेशन। तो मान लीजिए एडवोकेट है, तो उसको ये देखना पड़ता है कि भाई हमारा परिवार कैसे चलेगा। मतलब आप ये मानते हैं कि ये जो प्रोफेशन है वकालत, ये कहीं ना कहीं सेवा का ही काम करता है? बिल्कुल सही बात है, सेवा का ही काम करता है, और सेवा प्रदान करने के लिए ही प्रदेश के विभिन्न जगह मैं गया हूँ, विभिन्न जिलों में, तो मैंने खुद से जाके वकालत की है और लोगों को डिफेंड किया है। इसके अलावा मैं देश के विभिन्न प्रदेशों में भी मैं गया हूँ। मध्य प्रदेश गया केस के लिए? हाँ, केस के लिए मैं मध्य प्रदेश गया, आंध्र प्रदेश गया, तेलंगाना गया, तो कई प्रदेशों में मैं गया, दिल्ली भी गया। अभी दिल्ली से एक FIR क्वैश करा के आए हैं। वो गलती से एक हमारे क्लाइंट हैं, बहुत अच्छे परिचित हैं, परिवार के ही हैं मान लीजिए, उनके साथ में एक ट्रेजेडी हो गई थी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो खैर वो गलत FIR हो गई थी, वो कुछ पेपर्स मिसयूज थे, वो FIR क्वैश हो गई। अच्छा, राजस्व और क्रिमिनल मामलों में सबसे कठिन यादगार कौन सा रहा है? देखिए, राजस्व में ज़्यादातर केसेस ऐसे हैं कि बंटवारा गलत हो गया, फर्जी वसीयत हो गई, फर्जी वसीयत के बेसिस पे मुकदमे हो जाते हैं। अब फर्जी वसीयत पे बंटवारा गलत हो गया, बंटवारा होना चाहिए था भाइयों में, वसीयत किसी थर्ड पार्टी के नाम हो गई। पुराने टाइम में वसीयत रजिस्टर्ड नहीं होती थी, बायोमेट्रिक नहीं होता था, तो ये चीज़ें होती थी। तो समय के साथ चीज़ें बढ़ी हैं, सुधरी हैं। तो अब क्या है कि अब तो उस तरीके के मामले आगे नहीं आएंगे, लेकिन जो पुराने मामले हुए उसमें इस तरीके के मामले मेरे पास आए कि भाई फर्जी वसीयत के आधार पर करा लिया गया। अच्छा विशाल, आजकल राजस्व में भी आप वकालत कर रहे हैं, उस विभाग के तमाम केस देखते हैं, आजकल ज़मीनों पे काफ़ी कब्जे हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं लोग अपनी ज़मीन को, अपनी प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद भी दर बदर न्याय की ठोकरें खाते हैं और राजस्व विभाग और कोर्ट, न्यायालय के ही चक्कर लगाते हैं। इसके जजमेंट आने में भी लंबा समय लग जाता है। तो इस सूरत में आखिर क्या करना चाहिए उन्हें? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप जब कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। लोग लाखों रुपए लगाते हैं ज़मीन खरीदने के लिए। लखनऊ में अगर आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो मेरा अंदाज़ा है कि 5-10 लाख रुपए से नीचे कोई ज़मीन नहीं मिलेगी। बिल्कुल। लेकिन उस 5 लाख रुपए की ज़मीन खरीदने के लिए, उसका पेपर चेक कराने के लिए 5,000-10,000 रुपए लोग नहीं खर्चा करते हैं। वहां पर एक जाके गलती कर ये जाते हैं कि वो उन लोगों पे विश्वास कर लेते हैं जो सेल कर रहे होते हैं, जो अजनबी हैं, 4 दिन से मिलते हैं, 4 दिन से मिले हैं, उनके ऊपर विश्वास करके पैसा वहां लगा देते हैं। दिक्कत यहाँ आ जाती है। और जब आप कोई चीज आंख बंद करके खरीदेंगे, चाहे कहीं से खरीद लीजिए, आंख बंद करके अगर आप खरीदते हैं तो आपके साथ धोखा होना ही होना है। बिल्कुल। और फिर धोखा हर आदमी नहीं करता है। कुछ लोग मतलब कुछ चिन्हित लोग हैं शहर के अंदर जो धोखा करते हैं। पेपर चेक कराने में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है भाई, आप मुआयना करा लीजिए, रेवेन्यू के रिकॉर्ड चेक करा लीजिए। अगर टाउनशिप में है तो टाउनशिप, भाई जो टाउनशिप है उसका अप्रूवल अथॉरिटी ने दिया है कि नहीं दिया है, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी में है या जिला पंचायत में है या नगर पंचायत में, जहां पर भी है वहां से उसका मैप पास है कि नहीं पास है, ये चेक करना बहुत जरूरी है। लेकिन करते क्या है, आपने देखा कि भाई उनके नाम खतौनी में नाम चढ़ा है, उन्होंने खतौनी दिखा दी और बस आपने ले लिया। लैंड यूज चेंज हुआ कि नहीं हुआ, भाई लैंड यूज उसका एग्रीकल्चरल है, आपको उन्होंने रेजिडेंशियल में रजिस्ट्री कर दी, आपके नाम म्यूटेशन करा दिया, लेकिन उसके बेस पे आप वहां पर खेती किसानी तो कर सकते हैं, लेकिन मकान थोड़ी बना सकते हैं। ये बड़ी बात है। अच्छा, कोर्ट रूम में आपका जो अनुभव रहा और सबसे ज्यादा आपको कोर्ट रूम के अंदर क्या सीखा आपने? देखिए, कोर्ट रूम के अंदर सीखने को तो बहुत कुछ है। मल्टीपल टाइप के केसेस होते हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं, क्रिमिनल केसेस होते हैं, सिविल डिस्प्यूट्स होते हैं। देखने सीखने को तो बहुत सी सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक बात यह है कि ज़्यादातर केसेस जो हैं वो ईगो रिलेटेड है। अगर लोग अपना ईगो त्याग दें और सामने वाले की चीज़ को मान लें
कभी कभी क्या होता है, मैं अपनी तरफ से देखूंगा तो आप मुझे 6 दिखाई देगा, आप अपनी तरफ से देखेंगे तो 9 दिखाई देगा। आप अपने पे अड़े, मैं अपने पे अड़ा हूँ, बात यहाँ पे फंस जाती है। लेकिन अगर हम ये मान लें कि विक्रम भाई अगर कुछ कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, और आप ये मान लें कि मैं कुछ कह रहा हूँ तो मैं भी सही कह रहा हूँ, तो चीज़ें सुलझ जाती हैं। और ज़्यादातर केसेस, क्रिमिनल केसेस की तो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिविल नेचर के और मैट्रिमोनियल केसेस जो हैं वो इस तरीके से निपट जाते हैं। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट बहुत से केसेस में हो जाता है। मीडिएशन तो मान लीजिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है और मीडिएशन हो रहा है, और अब अच्छे स्केल पे मीडिएशन हो रहा है। अच्छा, लगता है मीडिएशन में चीजें सुलह समझौता के तौर पर निपट जाती है जी ज्यादातर में? हाँ, ज़्यादातर में निपट जाती है, निपटना चाहिए भी, क्योंकि कोर्ट की प्रोसीडिंग में चीज़ें कभी कभी डिले हो जाती हैं, और डिले होने का रीज़न सिर्फ कोर्ट की प्रोसीडिंग नहीं है। जिनका केस है उनको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, वो अल्टीमेटली पार्टिसिपेट कम करते हैं और बाद में कहते हैं कि कोर्ट और प्रोसीडिंग्स में समय लग रहा। अच्छा, युवा अधिवक्ता होने के नाते क्या कभी वरिष्ठ वकीलों से, जो आपके सीनियर वकील हैं, या अधिकारियों की चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा? देखिए, वो किसी भी फील्ड में आप जाएंगे, आप नए हैं तो आपको वहाँ पर समय बनाने में, जगह बनाने में समय लगता है, और समय हमारा भी लगा। जैसे विशाल लगा होगा उस समय, क्या छोड़ो यार, नहीं करना इनके पास? ना, ये कभी नहीं लगा, क्योंकि हम लोगों ने जिनसे सीखा है, मैंने जिन लोगों का नाम लिया है जी, उन्होंने हमें हमेशा एक चीज़ सिखाई है कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है। हिम्मत नहीं हारनी है, आप किसी भी सिचुएशन, किसी भी कंडीशन में हो, क्योंकि कुछ लोगों का जीवन अपने आप में एक परिचय होता है। तो उन लोगों से जब आप सीखते हैं तो आपको पता चलता है कि भाई आपको हिम्मत कब नहीं हारनी है, और उन्होंने ये सिखाया कि आपको कभी हिम्मत नहीं हारनी है। आपके सामने जितना भी बुरा से बुरा समय आ जाए, आपको एक चीज़ बना के रखनी है कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है, और अपने काम को पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से करना है। वो मैं करता हूँ। अच्छा, साइबर क्राइम के भी केसेस आप देखते हो विशाल, अभी किस तरह के साइबर क्राइम, किस तरह के साइबर क्राइम आप देख रहे हो? देखिए, साइबर क्राइम इस टाइम पे तो एआई का ज़माना है। तो एआई में ज़्यादा, हाँ, डी फेक है, एआई है। तो इस तरीके के केसेस हैं कि भाई किसी की वीडियो बना दी, किसी की फ़ोटो बना दी, और उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। आजकल व्हाट्सएप, फेसबुक पे फ्रेंड लिस्ट में ऐड करने के लिए लड़की के नाम से आईडी बना दी, लड़कों को फ़ोटो भेजी, वीडियो भेजी, उसके बाद वीडियो कॉल किया, वीडियो कॉल करने के बाद में वीडियो रिकॉर्ड कर ली, और उसके बाद उसने ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो ये भी साइबर क्राइम है तो बुलिंग, लेकिन इसको साइबर क्राइम में, क्योंकि आईटी एक्ट से गवर्न अगर चीज़ है तो साइबर में आ जाती है, तो साइबर क्राइम हो गया। अब एक तो ये हो गया, दूसरा क्या है कि ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं कि आपने प्रोडक्ट खरीदा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट का, या कोई भी प्रोडक्ट आपने खरीदा और वो आ रहा है कहीं से, और उसमें होता ये है कि जब आप परचेज करते हैं तो एक ओटीपी आता है और उनकी डिटेल होती है, तो वो डिटेल कहीं ना कहीं से लोग लूप से निकाल लेते हैं, कहीं ना कहीं कोई लूप है उससे निकाल लेते हैं, और आपको फ़ोन करते हैं कि आपका ये प्रोडक्ट आने वाला है और ये चीज़ें हैं, प्रोडक्ट कैंसिल हो गया। तो आप कहते हैं कि साहब कैसे कैंसिल हो गया, मैं जैसे पेंसिल वाला जो है, नटराज पेंसिल वाला। यस, तो इस तरीके के केसेस हैं। तो अब उसमें होता है कि आप रिटर्न करना चाहते हैं तो रिटर्न में ये होगा, दोबारा से ऑर्डर करना चाहते हैं, मैं तो लिंक भेज रहा हूँ, तो उस तरीके से लोग ट्रैप में आ जाते हैं। एक होता है कि केबीसी खोल दिया है, भाई आपकी लॉटरी लग गई है, आप लॉटरी के उसमें आपका आ गया, अब आपको 5,000 रुपये जमा करना है। पहले कुछ लोगों को मेल आते थे, मैसेजेस आते थे कि भाई एयरपोर्ट पे, अपने यहाँ एयरपोर्ट पे, कि भाई एयरपोर्ट पे हम लोग उतरे हैं, कस्टम वालों ने पकड़ लिया है, 5,000 रुपये भेज दीजिए, कस्टम को देना है, और मेरे पास 2 करोड़ का सोना है। तो इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं। अच्छा विशाल, साइबर क्राइम इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है? इसके पीछे का जो मुख्य कारण है उसे किससे मानते हो आप, क्या वजह है इसकी? देखिए, इसके पीछे मुख्य कारण, कोई एक कारण मुख्य नहीं है। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो क्रिमिनल मेंटेलिटी के होते हैं, उनको क्राइम करना है, वो तो क्राइम कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो पैसे की वजह से क्राइम करते हैं, कि अब उनको आर्थिक तंगी है, अब उनको पैसा चाहिए, उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, पढ़े लिखे नहीं है या पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, दोनों तरीके के लोग हैं। मुझे लगता है ठगी का शिकार होने वाले पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं आजकल साइबर। नहीं, साइबर फ्रॉड में तो ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग ही फंस जा रहे हैं। ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग फंस जा रहे हैं, और उसमें ज़्यादातर शिकार भी पढ़े लिखे लोग होते हैं। गांव के भी कुछ लोग हैं जो अनपढ़ हैं, उनको भी शिकार बनाते हैं। इसमें टारगेटेड ऑडियंस अलग अलग लोगों की अलग अलग है। इसमें जो क्राइम करते हैं, इनकी मॉडल्स ऑपरेंडी अलग अलग है। अच्छा, जो आम लोग ऑनलाइन ठगी जैसे उनके साथ हो जाती है, फेक आईडी या डीप फेक से कैसे बच सकते हैं वो, इसके लिए अगर कोई सलाह होगी तो विशाल क्या होगी? देखिए, सलाह ये है कि पहली बात तो कोई लिंक पे मत जाएं,
अपनी फ़ोटो वीडियो इस तरीके से अननोन लोगों को शेयर ना करें। और बस यही एक एहतियात है कि आप बच के रहिए सोशल मीडिया पे। तो आज की डेट में सबकी फ़ोटो अपलोडेड है, सबकी फ़ोटो अपलोडेड है और सबकी और वीडियो एआई वगैरह पे आजकल लोग फोटो भी बनाते हैं, कहा फोटो जा बना रहा रहे है। हैं। हाँ, अब एआई कह रहे हैं कि भाई, गूगल कह रहा है कि एआई ठीक है, अभी सेफ है, लेकिन कितना सेफ है वो थोड़ा समय जब बीतेगा तब पता चलेगा। अब कुल मिला के कहीं तो जा रही होगी फोटो। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं किसी न किसी सर्वर में तो सेव हो ही रही है। साइबर क्राइम के जो मामले हैं, जी, लगता है जांच और ट्रायल कितने जटिल होते हैं विशाल इसके? जटिल कुछ नहीं है। समस्या उसमें ये है कि मल्टीपल अकाउंट्स में, एक मेरे पास केस आया था, उसमें 1200 अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए, 4.5 करोड़ रुपए का फ्रॉड था वो। 4.5 करोड़ रुपए का जब फ्रॉड हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि वो अकाउंट, एक 4.5 करोड़ रुपए एक आदमी के अकाउंट से कटे और वो पहले तो एक अकाउंट में गए, उसके बाद 1200 डिफरेंट अकाउंट्स में चले गए। अब वो 1200 डिफरेंट अकाउंट्स को पकड़ना, उनके पास पहुंचना, उनको 41 ए की नोटिस देना, उनसे पूछना, एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के लिए अकेले ये काम करना बड़ा मुश्किल है। और यही कारण है कि ज्यादातर समस्याओं में लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। नहीं, कारण ये नहीं है। कारण ये है कि चीज़ें डिले इसलिए हो जाती हैं क्योंकि लंबा प्रोसेस है और हमारी प्रिजम्पशन ऑफ लॉ ये है कि अनटिल एंड अनलेस आप प्रूव ना हो जाए तब तक किसी को गिल्टी नहीं माना जाएगा। हम लोग एक्यूज लंबा समय दिया जाएगा। नहीं, लंबा समय नहीं देते हैं हम, केवल इन्वेस्टिगेशन, एविडेंस, उसके बाद जजमेंट। ठीक है, एविडेंस क्लोज होने के बाद में हम जजमेंट पे ले आते हैं और जजमेंट भी देते हैं। ये नहीं है, जुडिशरी बहुत अच्छा प्रोसीजर है, लेकिन दिक्कत यहाँ आती है कि जब इन्वेस्टिगेशन में समय लगता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में समय लगा देती है जब, और यह इन्वेस्टिगेशन गलत हो जाती है, कहीं कहीं हो जाती है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन की एक एप्लीकेशन देने के बाद में दोबारा से इन्वेस्टिगेशन भी होती है, तो चीज़ें अच्छी चलती हैं तो जजमेंट जल्दी हो जाते हैं। अच्छा, क्या कोई ऐसा साइबर केस है जो आपके लिए यादगार रहा हो, जिसमें आपने काफ़ी मेहनत की हो? हाँ, वही जो 1200 अकाउंट्स वाला केस मैं बता रहा हूँ आपको, उसमें कुछ लोग फंस गए थे जिनमें उनका कोई रोल नहीं था। उनसे ऐसे रैंडम लोग मिले, चाय की दुकान, उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए। वो पैसे की लालच में, वो कहीं नौकरी की लालच में इधर उधर उन्होंने नंबर और डिटेल्स दे रखी थी। उनसे मिले कि हाँ भाई इस तरीके से पैसे आने हैं, और उनको भी नौकरी की लालच थी कि भाई कहीं से कोई पैसा मिल जाए। गलती करी उन्होंने और बेचारे फंस गए। विशाल, चैलेंजिंग होता होगा सामाजिक कार्य और वकालत के बीच जो संतुलन है उसे कैसे बनाते हैं? देखिए, सामाजिक कार्य और वकालत के बीच में संतुलन बनाने के लिए कुछ अलग नहीं करना है। मुझे लगता है सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, उसके लिए जाना होगा, समय देना होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए वकालत का एक टाइम सेट है हम लोगों का कि सवेरे 10 बजे कोर्ट पहुंच जाना है, शाम को 5, साढ़े 5, 6 बजे तक घर आना है, 2 घंटे का घर पे चैम्बर है, वहाँ बैठते हैं। विशाल, उस बीच कोई पीड़ित अचानक से फोन करता है, हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल देखिए, अकेले वकालत कोई नहीं कर पाता है, सबके पास टीम होती है। हमारे पास भी टीम है, हमारे जूनियर्स हैं, हमारे पास में साथ में काम करने वाले लोग हैं, चैम्बर में काम करने वाले लोग हैं, तो हम लोग मल्टीपल हैं। हम लोग अपना अपना काम और कार्यक्षेत्र बांट कर काम करते हैं। अच्छा, युवा जो छात्र हैं, जो कहीं ना कहीं भविष्य में एक अच्छा वकील बनना चाहते हैं और वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ मैसेज या संदेश होगा? देखिए, जो नए युवा छात्र हैं जो वकालत की फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए मैसेज केवल इतना है कि जो अभी आप कर रहे हैं वो पूरे मन से करें। आप अगर अपना आज सुधार लेंगे, मतलब आज की जो जिम्मेदारी है, मतलब फॉर्म भर के पढ़ाई ना करें, वहां जाके प्रैक्टिकल में पढ़ाई करें। मतलब आज का जो ड्यूटी है आपकी, आपके जो टीचर्स आपको आज पढ़ा रहे हैं, अगर आप उसको आज पूरी मन से करते हैं तो फ्यूचर आपका अच्छा रहेगा। अच्छा, आजकल मैंने देखा है कि तमाम ऐसे युवा अधिवक्ता हैं जिन्होंने अभी जल्द ही वकालत को कंप्लीट किया है, लेकिन उन्हें एप्लीकेशन नहीं बनानी आती, उन्हें ड्राफ्टिंग नहीं करनी आती है। तो इस सूरत में कहीं ना कहीं उसका खामियाजा उस क्लाइंट को भुगतना पड़ जाता है जो युवा है। इसका बड़ा कारण क्या मानते हैं? कि वो जैसे विशाल देखा मैंने कि एक युवा कहता है वकालत करना है और उसने एक फॉर्म डाल दिया और सिर्फ एग्जाम के समय किताब उठा के वो पहुंच जाता है एग्जाम देने। देखिए, यहीं पे बात आगे खत्म हो जाती है। आपकी बात सही, आपका जवाब आ जा रहा है। बिल्कुल। बात ये है कि आप लॉयर तो बन सकते हैं लेकिन एडवोकेट नहीं बन सकते। हमारी बार काउंसिल क्या कहती है कि अगर आपके पास साल के 5 मुकदमे नहीं है तो हम आपका COP यानी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस रिन्यूअल नहीं करेंगे। ठीक है, अब एडवोकेट और लॉयर का डिफरेंस समझ लीजिए। एडवोकेट वो आदमी है जो आपको न्याय दिलाने के लिए कोर्ट के सामने खड़े होकर आपकी एडवोकेसी करता है। लॉयर वो आदमी है जो LLB करके आया है। लॉयर
हर आदमी बन सकता है, कोई भी व्यक्ति लॉयर हाँ, बन सकता वकालत कर लिया, डिग्री मिल गई, है। बस वकील हो गए। वकील हो गए, लॉयर हो गए। हाँ। लेकिन आप एडवोकेट तब बनेंगे जब बार काउंसिल का पेपर देंगे, ऑल इंडिया बार का, उस स्टेट बार में रजिस्टर होंगे, और आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे होंगे, रेगुलर बेसिस पे कोर्ट जा रहे होंगे, कोर्ट के बारे में जान रहे होंगे, और प्रोसीडिंग में आपका पार्टिसिपेशन होगा। तो जब बात आप कह रहे हैं कि कैसे इन लोगों में डिफरेंस होगा, तो डिफरेंस एकदम साफ साफ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए, जो काम करेगा उसी के पास काम होगा, और जो काम होगा तो उसके बाद जानकारी ऑटोमेटिक होगी। अच्छा विशाल, कभी लगता है जब कोर्ट रूम में होते हो और एक मुकदमे को 14 साल, 15 साल, 20 साल बीत गया होता है और वो सामने वाला व्यक्ति काफ़ी उम्र दराज हो जाता है, आने में असमर्थ हो जाता है, तो ऐसी सूरत में क्या लगता है आपको कि कानून और जो आम पब्लिक है उसके बीच न्याय काफ़ी दूर है, और ऐसे इसे कैसे कम किया जा सकता है, इस दूरी को कैसे कम किया जा सकता है? देखिए, जो आप बात कह रहे हैं उसमें मतलब मेरी तरफ से जवाब सिर्फ इतना सा है कि प्रोसीडिंग स्लो और 14 साल 15 साल जो लग गए किसी केस में, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत उस व्यक्ति की भी है जो मुकदमा लड़ रहा है, यानी कि एडवोकेट की। ना जिसका केस है। देखिए, एडवोकेट तो 24 घंटे सातों दिन कचहरी में है, जज साहब 24 घंटे सातों दिन कचहरी में है, मतलब मैं सातों दिन का मतलब ये है कि वर्किंग डेज में। और जब ये लोग वहां पर हैं और काम कर रहे हैं, भाई अन्य जैसे मान लीजिए आप, फिर भी न्यायिक प्रक्रिया इतनी लंबी क्यों चली जाती है? तहसील में आप गए, तहसील में क्या होता है, वीआईपी मोमेंट हो गया तो एसडीएम साहब चले गए, ठीक है, तहसीलदार चले गए, कहीं ड्यूटी लग गई। लेकिन जुडिशियल ऑफिसर्स की कहीं ड्यूटी नहीं लगती है, उनका सिर्फ एक काम है कोर्ट में फाइल देखना। हमारे यहाँ लखनऊ कोर्ट में सिविल के केसेस में, क्रिमिनल के केसेस में एक कोर्ट में कम से कम पर डे 200-300 फाइलें मिनिमम लगती हैं, और ऐसी कोई फाइल नहीं है जो जज साहब की नज़र के नीचे से नहीं जाती है, जिस पे कोई ना कोई ऑर्डर ना होता। डिले कहाँ हो रहा है? डिले यहाँ हो रहा है कि जिसका केस है वो मौके पे आ नहीं रहा, उसने कहा कि साहब फ़ोन पे कह दिया हम नहीं आ पाएंगे, एप्लीकेशन लगा दीजिएगा, तो एप्लीकेशन लग गई, 2 महीने 3 महीने टल गए, फिर 2-3 महीने बाद फिर फ़ोन आया कि आज बेटी की शादी है, एप्लीकेशन लगा दीजिए, फिर 2-3 महीने टल गए। मतलब ये कभी नहीं लगता विशाल आपको कि इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं वो एडवोकेट भी हो सकते हैं जो उस व्यक्ति का केस लड़ रहे हैं? नहीं, वो कैसे जिम्मेदार होंगे, आप बताएं। नहीं, उनकी कोई जिम्मेदारी देखिए, मुकदमा लड़ना आपका काम है। हाँ। भाई क्लाइंट जो है, जो एक्चुअल में पीड़ित है, हाँ। मुकदमा तो उसको लड़ना पड़ेगा। भाई एडवोकेट तो आपका पक्ष रख सकता है, भाई हम बीइंग एन एडवोकेट कोर्ट रूम में आपका पक्ष रखते हैं, और जब आप कोर्ट आएंगे, जैसे मान लीजिए एविडेंस रिकॉर्ड होना, आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना है, उसके बाद काम आएगा ना हमारा। भाई स्टेटमेंट रिकॉर्ड जब तक आप नहीं आएंगे कोर्ट, तब तक हम कैसे स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएंगे? तो आप कोर्ट नहीं आ रहे हैं, आपका एग्जामिनेशन नहीं हो रहा, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो रहा, तो हम क्या कर लेंगे उसमें? तो कोर्ट पहले तो क्लाइंट को आना पड़ेगा, जब क्लाइंट आएगा उसके बाद ही कुछ हो सकता है। अच्छा, आपकी नज़र में न्याय का असली अर्थ विशाल क्या है? देखिए, न्याय का अर्थ हर व्यक्ति के अलग अलग है। आपकी नज़र में क्या है? जो जैसा चश्मा लगाता है उसको वैसा दिखाई देता है। हमारे हिसाब से ये है कि किसी के साथ अन्याय ना हो। कानून की किताबों में जो हम लोगों को पढ़ाया गया, देश का संविधान जो कहता है वो सबको मिलना चाहिए, हक अधिकार नहीं मारने चाहिए। बिल्कुल। आने वाले समय में आपकी क्या योजनाएं हैं विशाल? क्या आप सिर्फ वकालत जारी रखेंगे या राजनीतिक सामाजिक सेवा में भी कदम रखेंगे? मतलब पॉलिटिकल तो अभी आपने बताया कि इलेक्शन लड़ने की तैयारी है या कुछ अलग करने की तैयारी है? देखिए, अभी इलेक्शन लड़ने की कोई तैयारी नहीं है, और फिलहाल अभी समाज सेवा के क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं, और समाज सेवा के क्षेत्र में काम करेंगे। अपने जो साथ के लोग हैं उनकी कैसे उन्नति हो सकती है, उनको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, जो जिस क्षेत्र में उसको उस क्षेत्र में। बाकी समाज में जो लोग हैं, कहीं विसंगतियाँ हैं, क्षेत्र के जो काम अधूरे हैं, वो प्रभावी व्यक्तियों से और जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे बात करके उन कामों को पूरा कराना भी योजना है। बाकी समाजवादी पार्टी में है, माननीय अखिलेश यादव जी को नेता मान के हम लोग पार्टी में आए हैं और काम कर रहे हैं पार्टी का। बाकी पार्टी जो बताएगी वो करेंगे। अच्छा, अगर भविष्य में कभी मौका मिला आपको, तो भारतीय जो न्याय व्यवस्था है उसमें आप कौन सा सुधार करना चाहेंगे विशाल? जैसे सबको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ संशोधन किसी चीज को लेकर कभी मन में आया हो, तो वो कौन सा सुधार होगा जो आप करना चाहेंगे? जैसे सदन में विधेयक पारित होते हैं, सदन में कानून पारित होते हैं, तो अगर आपको अवसर मिलता है तो क्या करेंगे?
देखिए, सुधार के नाम पे तो मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको सुधारा जा सकता है ना, लेकिन वो समय के हिसाब से होती हैं। समय कुछ कह रहा है, समय की डिमांड होती है। समय जब पूरा हो जाता है तो वो चीज़ें अपने हिसाब से सुधर जाती हैं। हालांकि जो मेरे हिसाब से है कि डिजिटलाइजेशन का ज़माना है और कोर्ट की फाइल्स अब धीरे धीरे डिजिटलाइज हो रही हैं बिल्कुल। और कोर्ट की प्रोसीडिंग भी डिजिटलाइज हो मतलब रही ये है। नहीं है कि फाइल गायब हो गई भाई, हाँ। फाइल जल गई। ये चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं और धीरे धीरे और अच्छी तरीके से ख़त्म हो जाएंगी। तो अब एक काम जो मुझे लगता है वो सबसे ज़रूरी है, जो होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस करती है क्रिमिनल केसेस में, वो इन्वेस्टिगेशन के लिए स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंट करने चाहिए। क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं हम लोगों के यहाँ पे, हम लोग उनको सब इंस्पेक्टर कहते हैं, चौकी इंचार्ज। चौकी इंचार्ज के पास में इतनी ड्यूटी है, पुलिस की ड्यूटी इतनी मुश्किल है। मैं वकील होकर पुलिस की इसलिए तारीफ करता हूँ कभी कभी, हमारा उनका हमेशा विवाद ही चलता रहता है, लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जहाँ पर उनकी तारीफ भी की जाती है। ऐसा है कि उनकी ड्यूटी इतनी मुश्किल है, उनको ट्रैफिक भी देखना है, वीआईपी मोमेंट आ गया तो उसमें वीआईपी को भी देखना है, और उनके क्षेत्र में घटना हो गई तो उसको भी देखना है। उस घटना के बाद में, मतलब घटना हो गई, गोली चल गई, कहीं कुछ हो गया, लॉ एंड ऑर्डर की बात आ गई, तो मौके पे जाना है, गोली चलानी है, लाठी डंडा चलाना, सब कुछ करना है। इसके साथ में लिखा पढ़ी का भी काम है। लिखा पढ़ी का काम क्या है कि अब इन्वेस्टिगेशन करिए। अब 1200 अकाउंट इन्वेस्टिगेट करने के लिए जिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ये काम दिया गया है, जो मैं साइबर क्राइम का आपको केस बता रहा था, वो आदमी कैसे 1200 लोगों से मिल पाएगा, 1200 बैंक जा पाएगा, 1200 डिफरेंट मैनेजर से मिल पाएगा? भाई देश में अलग अलग जगह जाना है, अगर एक दिन भी आप मांगते हैं तो 1200 दिन लगेंगे। लगभग आप समझ लीजिए कि 4-5 साल तो इसी में निकल गए। इसी वजह से प्रोसीडिंग लंबी हो जाती है। और आप ये समझिए, सही इन्वेस्टिगेशन ना होने की वजह से न्याय नहीं मिलता लोगों को। भाई आप जानते हैं कि लैक ऑफ एविडेंस में जजमेंट गलत हो जाते हैं। जजमेंट को मैं गलत नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि जो न्याय मांगा गया था वो न्याय नहीं मिला। हाँ, सबूत के अभाव में जब सबूत नहीं मिलेगा, गवाह नहीं मिलेगा, तो न्यायालय क्या करेगा? बस न्यायालय तो मान लीजिए वहाँ आँख में पट्टी बंधी है, जो प्रोसीडिंग्स में जो एविडेंस आए हैं उन एविडेंस के बेसिस पे जो है जवाब देना है और वो काम करना है। चलिए विशाल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद। कहना चाहेंगे हमारे चैनल के लिए? देखिए, चैनल के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा, दिन दुगनी रात चौगनी आप तरक्की कर रहे हैं, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। आपका सहयोग साथ मुझे हमेशा से मिलता रहा, जब आप राजनीतिक जीवन में थे तब भी, और आप जब से आप पत्रकारिता के क्षेत्र में आए तब भी आपका सहयोग साथ मुझे मिलता रहे। और आपका चैनल आज लखनऊ में हेडक्वार्टर है, मैं चाहता हूँ दिल्ली में बने, और दिल्ली के बाद लंदन में, और जहाँ जहाँ देश दुनिया में हो सकता है वहाँ वहाँ बढ़ोतरी हो चैनल की। बस इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद। आप बहुत बहुत धन्यवाद विशाल। ये थे हमारे साथ युवा अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के रहने वाले हैं और अलग अलग राज्यों में भी साइबर क्राइम और राजस्व के कई बड़े बड़े गंभीर मुकदमों को देखने के लिए बाहर जाते रहते हैं। उनका साफ तौर पर एक ही कहना है कि वकालत चाहे जितनी ही टफ क्यों ना हो, उसे सही तरीके से किया जाए तो उससे बेहतर पेशा कोई भी नहीं। न्यायिक प्रक्रिया को लेकर भी उन्होंने कई सवाल किए और कई जवाब भी दिए। उन्होंने ये भी बताया कि बढ़ते साइबर अपराध पर आखिर आम जनता, आम पब्लिक कैसे सुरक्षित रह सकती है। लखनऊ पुलिस भी इन दिनों बढ़ते साइबर अपराध को लेकर हेल्पलाइन नंबर को बताने का काम तरह तरह के अभियान चलाकर कर रही है। आशा करते हैं हमारे पॉडकास्ट का इस सेगमेंट आपको पसंद आएगा। तो कमेंट बॉक्स में अपनी जरूर राय दें और फिर आप सभी के बीच में रूबरू होंगे किसी खास और नए मेहमान के साथ। नमस्कार।